हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी फैसला। तो शुरू करते हैं कहानी फैसला। आदरणीय माँ साहब, सादर प्रणाम। शायद आपने सुन लिया हो, न सुना होगा तो सुन लेंगे। मेरा पत्र तो आज से 3 दिन बाद मिल जाएगा आपको। चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। न जाने कैसे घटित हो गया ऐसा। आज भी ठीक उस दिन की तरह चकित रह गई मैं, जैसे जब रह गई थी अपनी जीत के दिन। कभी सोचा ना था कि मैं प्रधान पद के लिए चुनी जा सकती हूँ। कैसे मिल गए इतने वोट? गांव में पार्टी बंदी थी, विरोध था। फिर बाद में कारण समझ में आ गया था, जब मैंने सारी औरतों को एक ही भाव से आह्लादित देखा। उमंगों तरंगों का भीतरी आलोड़न चेहरों पर झलक रहा था। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के नाते घर घर जाकर अपनी बहनों को धन्यवाद करना जब संभव नहीं हो सका, तो मैं पथनवारे में जा पहुंची। आप जानते तो हैं कि हर गांव में पथनवारा एक तरह से महिला बैठकी का सुरक्षित स्थान होता है। गोबर मिट्टी से सने हाथों कंडा थापते समय औरतें अक्सर आप बीती भी एक दूसरे को सुना लेती हैं। हमारे सुख दुखों की सर्वसाक्षी है ये जगह। वैसे मेरा पथनवारे में जाना अब शोभनीय नहीं माना जाता। रणबीर ने पहले ही कह दिया था कि गांव की अन्य औरतों की तरह अब तुम सिर पर डलिया तसला धरे नहीं सोहती। आखिर प्रधान की पत्नी हो। वे प्रमुख बने तो बंदिशों में कुछ कसावट आ गई, और जब मैं स्वयं प्रधान बन गई तो उनकी प्रतिष्ठा कई कई गुना ऊंचे चढ़ गई। वे उदार और आधुनिक व्यक्तित्व के स्वामी माने जाने लगे। अन्य गाँवों की निगाहों में हमारा गाँव अधिक ऊँचा हो गया, और मैं गाँव की औरतों से दूरी बनाए रखने की हिदायत तले दबने लगी। पर मेरा मन नहीं मानता था। किसी न किसी बहाने पहुंची जाती उन लोगों के बीच। रणबीर कहते थे, अभी तुम्हारी राजनीतिक उम्र कम है वसुमती, परिपक्वता आएगी तो स्वयं चल निकलोगी मान सम्मान बचाकर। ईश्वरिया बकरियों का रेवड़ हाँकती हुई उधर से आ निकली थी। आप जानते होंगे, मैंने जिक्र तो किया था उसका कि वो कितनी निश्चल, कितनी मुखर है। ये भी बताया था कि मैं और वो इस गाँव में एक ही दिन ब्याह कर आए थे। आप हंस पड़े थे माँ साहब, यह कहते हुए कि नेह भी लगाया तो गडरिया की बहू से। वाह बसुमती, बड़ी चौचीती नज़र है उसकी। जब तक मैंने घूंघट उलटकर गांव के रूख पेड़ों, घर मकानों, गली मोहल्लों को निहारा ही था, तब तक उसने हर द्वार देहरी की पहचान कर ली, हर आदमी को नाप जोख लिया। शर्माना सकुचाना नहीं है ना उसके स्वभाव में। गांव के बड़े बुजुर्गों के नाम इस तरह लेती है जैसे वो उनकी पुरखिन हो। ऊंच नीच, नाते रिश्ते, जात कुजात के आडंबरों से एकदम मुक्त है। वो खड़ी खड़ी आवाज़ें मारने लगी, ओ बसमतिया, रन्ना की, रणवीर की दुल्हन, ओ पिरमुखनी। सब हंस पड़ी। बोली, बसमती लो आ गई सबकी अम्मा दादी, टेर रही है तुम्हें, हुंकारा दो प्रधान जी। वो हाथ में पकड़ी पतली संटी फटकारती बकरियों को पिछयाती हुई हमारे पास ही आ गई। झमक कर बोली, प्रधान हो गई हो अब तो, चलो सुख हो गया। किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। संटी उठाकर जोर से बोलने लगी, ए सब जनी सुनो, सुन लो कान खोल के, बरोबरी का ज़माना आ गया। अब ठट्ठी बंधे मर्द मारा कूटी करें, गारी गरोज दें, मायके ना भेजें, पीहर से रुपया पैसा मंगवावें। क्या कहते हैं कि दायजे के पीछे सतावें, तो बैन सूदी चली आना बसमती के ढिंग। लिखवा देना कागज, करवा देना नठुओं के जेहेल। ओ बसमतिया, तू रणबीरा की तरह अन्याय तो नहीं करेगी? कागज दाब तो नहीं लेगी? सलिगा ने हमारे हाथ पांव तोड़े तो हमने लीलो के लड़का से तुरंत कागज लिखवाया था कि सरकार दरबार हमारी गुहार सुने। रणबीर को हमने खुद पकड़ाया था जाकर। उन दोनों सलिगा हलहल कांपने लगा था। हाथ तो क्या, उल्टी सूदी जबान तक नहीं बोल पाया कई दिनों तक। हमारे जाने रन्ना ने कागज दबा लिया। सालिग शेर बन के चढ़ाया छाती पर। बोला, जेहल करा रही थी हमारी हत्यारी। हमने भी सोच ली कि चाहे 2 बकरियां बेचनी पड़ें, पर तेरे कागज की ऐसी तैसी। संटी फेंक कर ईश्वरिया ने अपनी बाहें फैला दी, सलूका उघाड़ दिया। गहरी खरोंचों और घावों को देखकर सखियों के होंठ उदास हो गए। खिलते चेहरों पर पाला पड़ गया। माँ साहब हली दिल्लगी ठिठुर कर ठूठ हो गई। गोपी ने हंसने का उपक्रम किया। मुस्कुराने का अभिनय करती हुई बोली, क्या बक रही है तू? कोई सुन लेगा तो कहना देगा प्रमुख जी से। वो तुरंत दयनीयता से उभर आई। सुन ले, सुनने के लिए तो कह रहे हैं हम।
रणवीर एक दिन चाकी पीसेगा, रोटी थोपेगा और हमारी बसुमती कागज लिखेगी, हुक्म चलाएगी, राज करेगी। है ना बसुमती? सांची कहना, तू 11 क्लास पढ़ी है ना और रणवीर 9 फेल। बताओ कौन होशियार हुआ? अब दिन गए कि जनी गूंगी बहरी छिरिया बकरिया की नाई हकती रहें। बरोबरी का जमाना ठहरा, प्रधान बन गई ना बसुमती। इंदिरा गांधी का राज है, बोलो इंदिरा गांधी की जय। गोपी डपटने लगी। सिर्रन, इंदिरा गांधी तो कब की मर चुकी, राजीव गांधी का राज है। मर गई? चलो तो भी क्या हुआ, मतारी बेटा में कोई भेद होता है? सो एक ही बात ठहरी। क्यों जी, झल्लूस कब निकलेगा? उसे सहसा याद हो पड़ा। रन्ना प्रधान बना था तब कैसी रौनक लगी थी, माला पहराई थी, झंडा लेकर चले थे लोग। रन्ना ने तो कंधा कंधा चढ़ के परिक्रमा भी की थी गांव की। स्वरूपी ने उसे फिर समझाया। ओ बौड़म, रन्ना रन्ना करे जा रही है, प्रमुख जी सबसे पहले तेरी जेहल कराएंगे। उसने लापरवाही से सिर झटका। लो सुन लो स्वरूपिया की बातें। रन्ना क्या, तेरा ससुर गजराज भी नहीं कर सकता हमारी जेहल, तेरा जेठ पन्ना भी नहीं कर सकता, है ना बसुमती? झुंड में से कोई बोल पड़ी। काहे को मुंह लगती हो इस सरगत पाल के? ओ ईसुरिया, तेरी छिरिया दे, वे निकल गई खेत में। ओ मोरी दैया, वो संटी फटकारती दौड़ने लगी। सवेरे की घाम रसोई के ओटले पर रही होगी। चूल्हा जलाकर मैंने तवा रखा ही था, हाथ आटे में सने थे। कोई छाया सी द्वार पर दिखी। सही अनुमान लगाती तब तक तो आवाज़ आने लगी। ओ बसुमती, बसुमतिया। ईसुरिया थी। पंचायती चौतरे पर दुर्गा बैठा है, पन्ना देख रहा है। तेरी सौ बसुमती, सारे पंच तेरी इंतजारी में। वो खुशी से खिल रही थी। मैंने तुरंत कुसुमा को बुलाया। वो बोली, तुम जाओ भाभी, हम बना देंगे रोटी। सभा में जाने लगी तो औरतें किवाड़ों की झिर्री में से झांकने लगीं, शायद ये देखने के लिए कि मैं घूंघट डालकर जा रही हूँ या पर्दा त्याग कर। माथे तक साड़ी का किनारा, न घूंघट था न खुला चेहरा। रास्ते में गोपी मिल गई। ईसुरिया को छेड़ने लगी। बसुमती भाभी तो सभा में जा रही हैं, तू कहाँ जा रही है ईसुरिया? वो तमक गई। चल गोपिया की बच्ची, हम बसमती के सेक्टरी ठहरे, सभा में जा रहे हैं, पंचों को टोकते नहीं हैं। छिरिया कहाँ गई आज? छिरिया चराने सलिगा चला गया। जान गया अब कि मर्द और औरत बरोबर हो गए। बेटा अब चलो छिरिया चुगाने। हम चबूतरे के समीप पहुंचने वाले थे कि रणवीर आते दिखाई दिए। वे लपकते कदमों से हमारे पास आकर रुके। चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं थीं और नाक तथा होंठ कठोर मुद्रा में अकड़े हुए। बोले, कहाँ? उत्तर ईसुरिया ने दिया। प्रमुख जी, हम पंचायत में जा रहे हैं, अगाई छोड़ो, रास्ता दो। उसके कहे वाक्यों को सुनकर वे मुझसे मुखातिब हुए। घर चलो तुम। ईसुरिया मुंह बाए खड़ी रह गई। कुछ ही क्षणों में संभल कर बोली, टोका टाकी न करो प्रमुख जी, चलने दो हमें। रणबीर की त्योरियां झुलस आईं। सुन नहीं रही बसमती तुम? उनकी धधकती नज़र मेरे पाँवों को जलाने लगी। उमंग गतिहीन हो गई। ईसुरिया अड़ी खड़ी थी। उसकी ओर मैंने समझदार संकेत किया कि लौट चलने में ही मंगल है। उसने मुझे विचित्र भाव से घूरा और विवश भाव से मेरे पीछे पीछे खिंचड़ आई। लौट कर मैं बर्तन समेटने लगी। कुसुमा के अनकहे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं था। घुटन ज्यों की त्यों ठहरी हुई थी सीने में। ईसुरिया आंगन में बैठी बड़बड़ा रही थी। लो, हद हो गई कि नहीं? हौदा पर तो बसुमती और राज करे रणबीर। अरे अपनी प्रमुखी संभालें, प्रधानी से अब इन्हें क्या मतलब? कुसुमा से नहीं रहा गया। मतलब कैसे नहीं है? रामकिशुन कुम्हार से रुपया वसूल करने हैं, बनी सिंह को वचन दे रखा होगा। अगर भाभी जाती तो क्या मालूम उल्टा हो जाता फैसला। बेचारे रामकिशोर ने छान छप्पर के कारण अपना बैल बेच डाला था कि बिन छत के कैसे रहें चौड़े में। बनी सिंह राजछत पहले तो बैल खरीद ले गया और खलियान उठाते ही आ गया लौटाने। कहता है ये मरगिल्ला बैल उसे नहीं चाहिए, लौटाओ रुपया। अब कहाँ से आवे रुपया? छान बेच दे क्या? छान बिकती है क्या? कौन करे न्याय? रणवीर तो गरीब को ही मारेंगे। तुम चली जाती तो बच जाता कुम्हार का। ईसुरिया भारी कदमों से लौट गई अपने घर। माँ साहब, मेरी आत्मा में किरचें चुभती रह गईं। लौटकर रणबीर ने खूब समझाया था। पंचायती चबूतरे पर बैठती तुम शोभा देती हो, लाज लिहाज मत उतारो, कुल परंपरा का ख्याल भी नहीं रहा तुम्हें। औरत की गरिमा आड़ मर्यादा से ही है, फिर तुम क्या जानो गांव में कैसे कैसे धूर्त हैं। उस दिन के बाद पंचायती चबूतरे से प्रधान की टेर निरंतर उठती रही। लोग जानते थे कि रणबीर इस बात को पसंद नहीं करते, फिर भी बुलाने चले आते। मैं ही पस्त हिम्मत थी या कि पति की प्रतिच्छाया मेरे भीतर निवास करती थी।
देरी उलांघते ही कोई बरसने लगता। हम हैं तो सही, अब तक भी तो करते रहे हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर आने की। उत्तर में मन उफनता, आक्रोश के सवाल की सीमा तक होंठ खुलते, मगर पत्नी होने के नाते सब कुछ सिराने लगता। दूध के झाग सा बैठ जाता विरोध। माँ साहब, मैंने कितने दिनों तक सोचा था कि दस्तखत नहीं करूँगी, करने दो मनमानी। रणबीर रजिस्टर लिए चारपाई पर बैठे थे, मैं कामों में उलझी थी। सवेरे का समय वैसे भी खाने पीने से लेकर दूध घी की सार संभाल में निकल जाता है, ऊपर से मजूरों का कलेऊ पानी। वे आवाज़ दे चुके थे शायद कई बार, मैं फिर भी खाली नहीं हुई। सुनो, मैं लिखत पढ़त कब का निपटा चुका, तुम्हें दस्तखत करने का समय नहीं। मैं नहीं पहुंची। वे झल्ला उठे, कब तक बैठा रहूं, ब्लॉक पहुंचना है मुझे, 1 हफ्ते से घुमा रही हो। धोती के पल्ले से हाथ पहुंचती पहुंच गई मैं, उनके निकट जा खड़ी हुई। लो करो दस्तखत, उन्होंने खुला पेन पकड़ा दिया। तुम सोच क्या रही हो, अभी तक 2-20 बार कर चुकी होती। मैंने खुला पेन बंद कर दिया, आंखों में सवाल का जंगल उगाया। भटकती रही मैं। क्या रणबीर उबार नहीं सकते मुझे, आसपास के नुकीले कांटे यूं ही छेदते रहेंगे। रणबीर इसी तरह चले होंगे अपने प्रधान काल में, या किसी दूसरी तरह, पूछना तो चाहिए ना, शायद कोई मार्ग। रणबीर, वे मुख खोले देखते रहे। मजूर आए थे मेरे पास, कहते थे कि अभी तक गारा पत्थरों की ढुलाई की मजदूरी। गांव की औरतें ताना देती हैं कि भली हुई तुम प्रधान, अपने द्वारे पर ही पक्का खरेंजा करा लिया, अपनी गली ही में पत्थर जड़वा लिया, हमसे क्या बैर था, बहन की कीचड़ में ही छोड़ दिए। बच्चों को स्कूल भेजते डर लगता है, छत आज गिरी कि कल, तुम्हारे अलावा कौन सुधरवा सकता है उसे। कौन कहेगा कि ये प्रमुख का गांव है। गड्ढों में पानी, पानी में मच्छर, कूड़ा कचरा, घर घर जूड़ी ताप, कुछ दवा दारू होती, गड्ढों की पुराई जैसे लालपुर में। कुछ भी तो नहीं हुआ जवाहर रोजगार योजना के पैसे से। रणवीर की आंखें फैलती चली गईं, निगाह धीरे धीरे खौलने लगी। उसकी आंखों से ऐसे अग्निबाण बरसने लगे कि मैं खड़ी खड़ी भस्म होने लगी। माँ साहब, मेरे बोल तपते तवे पर पड़े छींटों की तरह जलने लगे। गांव की औरतें कह रही थीं या तुम? ये गांव की औरतें कब से बोलने लगीं? प्रधान के कर्तव्य और अधिकार वाली पुस्तिका रटी है क्या? तुम प्रधान हो कि एमएलए? उनके चेहरे को क्रूर हंसी ने ढांप लिया। हमसे तो कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा, तुमसे इतने सारे ढेर सवाल। रणवीर की भाषा बड़ी तीखी थी। कांपते हाथों से चुपचाप लिख दिया बसवती देवी। दस्तखत। इस रुपए को जिस दिन हस्ताक्षर करके लाई थी, उन दिनों स्वर्ग के सपनों में विचरा करती थी। चमचमाते स्कूल और पक्की गलियों की चाहत थी मन में, वर्षा की रौ में ढहे झोपड़ों को संवार देने की आकांक्षा थी। हाथ पर हाथ धरे बैठे बेरोजगारों के घर दुर्दिनों में चूल्हा जलाने की बात सोची थी। बीमारों के दर्द को हरने के लिए कुछ दवा गोली की साध थी। बसुमती देवी, इन 6 अक्षरों ने सपनों के घरौंदे का कड़कड़ रौंद डाला। एक वृद्धा ने आकर किवाड़ खटखटाया। ओ बेटा बसुमती। पानी का घड़ा घड़ौची पर रखती तब तक रणवीर का छोटा भाई देववीर जा पहुंचा द्वार पर। क्या है दादी? बेटा तनक अपनी भौजाई को भेज। पंचायत के लिए बुलाने आई हो क्या? ओह, काहे को लेवा जाएंगे भैया। दादी जाओ यहाँ से, भैया घर पर नहीं है, भाभी नहीं जा सकेंगी। काहे नहीं जा सकेगी? प्रधान नहीं है क्या वो? पंचायत तो जाना ही पड़ेगा भैया। तुम लड़ाई करवाओगी हमारे घर में? लड़ाई की क्या बात ठहरी बेटा, ये तो पहले ही सोचनी थी तुम्हें। मैं पौर में आ चुकी थी। बूढ़ी अम्मा ने देख लिया, वो पाँवों में गिर पड़ी। बेटी बसुमती, लाचारी तो समझ हमारी, फिर हमारे जमाई को छुट्टी नहीं मिलेगी। लाम की नौकरी ठहरी, हमारी बेटी का न्याय फैसला करवा बहू। मैं खड़ी खड़ी उनकी सुनती रही। बेटी, लड़की का दर्द नहीं देखा जाता, बाप राक्षस है, चैन से जीना नहीं बदा हमारे भाग में। कहते कहते वृद्धा के कोए भीगने लगे। धार बह उठी जुड़ियों भरे मुख पर। क्या करती, कोई चारा न था। सांत्वना थी मेरे पास, सो देती रही। न्याय मिलेगा अम्मा, भरोसा रखो, पंच अन्याय थोड़े ही करेंगे। उस समय न जाने कैसे निर्णय ले डाला कि ठिठके कदम अम्मा के संग चल पड़े। देववीर रोकता रह गया। फैसला करवा कर आई तो अपूर्व तोष में भीगी हुई थी। आत्मविश्वास और प्रेमिल निष्ठा के साथ लिया निर्णय। पवित्र मंदिर सा लगा था पंचायत वाला चबूतरा, जिस पर बैठकर रुके हुए सड़े जल को जैसे काट कर बहा दिया हो मैंने। सारी गंदगी रिता दी हो अपने हाथों से। अब मानो नई वाटिका का बीजारोपण होगा वहाँ। रणबीर ने उस रात धीमे से घर में प्रवेश किया। उनका गंभीर चेहरा दहला देने की हद तक खिंचा हुआ था।
मेरे कलेजे को जैसे कोई खुरों से खूंदने लगा। सनसनाती आधी रात में उनका सर धीमे से ही बहा, लेकिन भीतर घुला जहर मुझे सिर से पांव तक नहलाता चला गया। कचहरी करने का इतना शौक था तो बाप से कहकर वकालत पढ़ ली होती, बार बार मना करने पर भी। मुझसे जवाब नहीं बना उनके कहे वाक्य का। ये रोज़ रोज़ की नौटंकी, रात दिन की नाटकबाजी, बताओ कब बंद करोगी? रणवीर ने घर के शून्य में विस्फोट किया। डर के कारण घिघी बदने लगी। लगा कि पूरी देह में कपकपी की लहरें उठ रही हैं। औचक ही बोल पड़ी, मैं अपने आप नहीं गई थी, अम्मा और उनकी बेटी बुलाने आई थीं। हरदेई का दुख कौन नहीं जानता? सबसे ज़्यादा तो तुम ही जानती हो। हरदेई गिड़गिड़ा रही थी, कहती थी कि रणवीर भैया नहीं समझेंगे मेरी पीर। तुम औरत हो भाभी, मेरा दुख समझो, न्याय करो। पति की लाम की नौकरी है, छुट्टी अब 2 साल बाद ही मिल पाएगी। पूरे 7 साल निकल गए इसी तरह। हमारे दादा तो सोचते हैं कि मुझे भेज दिया तो दामाद एक पैसे का मनी ऑर्डर नहीं करेगा। ताले में बंद कर देते हैं मुझे, इनसे नहीं मिलने देते। अम्मा किसी तरह खोल दें तो पता चलते ही घर में हड़कंप, गंदी गंदी गालियाँ। 3 बार शहर जाकर ख़त्म कराया है पेट का बच्चा। तुमने देखे हैं भाभी ऐसे बाप? अब की बेर बचा लो, इनके संग भिजवा दो, तुम्हारी जस नहीं भूलूंगी भाभी। जनक भर हरदेई रो उठी थी। मैंने उसकी गुहार फिर भी नहीं सुनी। यही सोचती रही, काश तुमने फैसला कर दिया होता। वे आंखें गाड़ कर बोले, कैसा फैसला? जैसा तुम करके आई हो। जंगल में रह रही है हरदेई, बेटी आप घर की बाप घर। वो मल्टेरिया कहाँ रखेगा उसे? कहीं भी। दोनों में प्रेम है तो क्या घर और क्या बन। वे झटके से उठ पड़े। मैं तो रोक रहा हूँ उसे। सारी थरथराहट के बावजूद न जाने कैसे शब्द होंठों से झड़ पड़े। मैंने तो सुना है कि उसे हाकियों के पास उनकी हवस पूरी करने को। अच्छा? उनकी जीभ लपेटा खाने लगी। तुमने यह नहीं सुना कि उसके नालायक भाई की नौकरी कैसे लगी? तुम्हें यह नहीं बताया कि उसका बाप सीमेंट की दलाली निधड़क किसकी कृपा से कर रहा है, कि पक्का मकान कैसे उठा है, किस हेतु की हिमायत पर हो रहे हैं सारे काम? मेरा तो उससे कोई लाभ नहीं। तुम तो सारी कथा जानते हो, फिर क्यों नहीं छुड़ाते उसे उसके बाप के फंदे से? तुमने छुड़ा तो दी मेरे खिलाफ फैसला इस तरह छीछाले दर। मेरा ऐसा इरादा कतई नहीं था। फिर उस दिन कैसा इरादा था जब राम सिंह को पुलिस पकड़ ले जा रही थी? क्यों भागी थी पुलिस वैन के पीछे पागलों की तरह, होश खोकर? क्या कहते होंगे दरोगा जी, क्या सोचते होंगे लोग? यही कि प्रमुख की पत्नी का ऐसा कंजर तरीका। शर्म से गड़ गया ना मैं। आगे ये नौटंकी रचे तो समझ लेना कि। सुनो, राम सिंह दोषी नहीं था, निर्दोष को सजा। वे क्रोध से कांपने लगे। सुन ले और समझ ले अपनी औकात। मजबूरी में खड़ी करनी पड़ी तू। मैं 2 पदवी नहीं रख सकता था एक साथ। सोचता था पत्नी से अधिक भरोसेमंद कौन। उनके चेहरे पर भरोसेमंद शब्द कहते हुए जहरीली हंसी उतर आई, जो मेरे कलेजे में धार करती चली गई। वो पूस की ठंडी रात थी, शिला की तरह जमा देने वाला शीत। मैं बाहर ही बैठी रही। ठिठुरन के मारे मुख घुटनों में गाड़ लिया, हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। मन बड़ा बेचैन था। लगा कि इसी समय ये घर, ये गांव, ये धरती आसमान त्याग कर चली जाऊं, कहीं भी चली जाऊं। 2 हिस्सा रात निकल गई होगी। उसी धुंध में लगा कि परछाई सरकती चली आ रही है। पाँवों की आहट पर चेहरा उठाकर देखा, रणवीर थे। वे समीप आ बैठे, सिर पर हाथ फेरते हुए मनुहार करने लगे। चलो भीतर, सो चलकर, ठंड बहुत है। कहाँ मानो? धोती झाड़ती हुई मैं बुद्ध की तरह उठ बैठी, अकड़ी हुई सी। न विरोध करने की इच्छा हुई, न उल्हाना देने की आत्मीयता जागी। बेरंग भावना के चलते अपने आप को ढकेलती रही कमरे के भीतर। वे समझाते रहे, पति पत्नी में कोई अंतर होता है पगली, एक दूसरे के लिए ही जीते मरते हैं। गांव वालों को लेकर बिरथा अपने मन में कलेश पाल बैठी। हमसे जलते हैं सब, देखा नहीं जाता कि पति प्रमुख और पत्नी प्रधान। चाहते हैं कि तुम द्वार द्वार डोलो, लौंडे लपाड़े हंसी ठट्टा करें, लोगों को कहने का मौका मिले कि रणबीर की घरवाली पराए मर्दों के बीच। आपको याद होगा माँ साहब, जिस दिन मैं प्रधान बनी थी उस दिन आपने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी मेरे नाम। उसमें मेरे सुखद भविष्य की, मेरे पति परायण होने की कामना की थी आपने। साथ ही नया सूरज ढूंढने की आस जगाई थी, संबंधों को जीतने की चुनौती भेजी थी। लिखा था, बसुमती, अपने आंगन में सत्य के खंभे गाड़ कर ईमानदारी की छान डालो कि दीन दलित त्रस्त अभिशप्त छां पा सकें। ये कहाँ तक संभव हो पाता है आप ही जानते होंगे, लेकिन आपकी उस लिखावट ने मुझे विचलित अवश्य कर दिया। मैं भूल गई माँ साहब कि पदवी प्राप्त आदमी छल बल और आतंक से जिस प्रजा का दमन करता है उससे मैं अलग नहीं हूँ।
काश मैं ईसुरिया होती, आड़ मर्यादा की दीवारों के बाहर खुले आकाश तले, कुलीन कही जाने वाली थोती परंपराओं के भरम से परे। काश रणवीर के पास ऊंचे कुल की तुरप चाल न होती तो परों को बीनता हुआ ये पिंजरा में साथ ही उड़ा ले जाती। भोर होने लगी थी शायद। पंछियों की चिचियाहट सुनकर मैं उठ बैठी। हालांकि देह में नींद और सुस्ती के लक्षण न थे, फिर भी हताशा के चलते रोम रोम अनमना था। चौका चूल्हा लीप पोत दिया, कंडे सुलगा दिए। रणबीर को कुल्ला दातुन से पहले चाय पीने की आदत बन गई है। चाय डालकर कप प्लेट भीतर ले जा रही थी कि दरवाजे की ओर से आती चीख चिंगाड़ आंगन में मंडराने लगी। ओ रन्ना की दुल्हन, ओ बसुमतिया, अरे बाहर तो आ। बिरथा है तेरी विद्या, खाक है तेरी पढ़ाई, और राख हो गई तेरी प्रधानी। यह करहा भरा करुण स्वर, यह रोदन की लय में छटपटाती ईसुरिया। हाथ में थमा प्याला थरथराने लगा। न जाने क्या हो पड़ा। अरे जल्दी आजा, बड़े पीपरा तरे कुआं में कूद के हरदेई ने पिरान तज दिए। मैं काट हो गई, उल्टी तरफ भागने लगी, रणवीर के कमरे की ओर। टांगें कांप रही थीं, सांसों में अटकाव टकरा रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था, पर भीतर ही भीतर कोई अनदेखा बेआवाज बसूला आत्मा को छीलने में लगा था। रणबीर बिस्तर पर नहीं थे। देह शिला से भी भारी होने लगी। पांव आगे बढ़ते नहीं, निढाल हुई आंगन में ही बैठ गई। किसने उलट दिया फैसला? रात ही रात में सब कुछ उल्टा कैसे हो गया? पंचों का फैसला रद्द किसने किया? किसने रोका उसे पति के संग जाने से? ईसुरिया ने मुझे कंधों से झकझोर डाला। अब बैठी ही रहेगी? आखिरी समय मुख तो हेर ले। हरदोई तुझे वोट देने गई थी, झल्लूस में झंडा उठा के चली थी तेरे नाम का। हाँ, उसकी अनोखी आनबान वाली छवि आंखों में तेराई। बसुमती देवी जिंदाबाद, बसुमती भाभी अमर रहें। ईसुरिया का शोक गीत थमा न था। अच्छा होता बसुमती, हम अपना वोट काठ की लठिया को दे आते, निर्जीव लकड़ी को। उठाए उठती तो बैरी पर वार तो करती, अति चालों के विरोध में पड़ती। पर रणबीर की दुल्हन, तुम तो बड़े घर की बहू ही रहीं। प्रमुख जी की पत्नी घूंघट में लिपटी पुतरिया सी चलती रही आंखें मूंद के। पीपल तले पहुंची। वहाँ भी क्या हुआ? क्या होना था? दरोगा, सिपाही और रणबीर, गांव के मुंह देखा लोग विराजमान थे वहाँ। हरदेई के पिता के रुआंसे बयानों पर पुलिसिया कलम चल रही थी। दहेज के लोभी पति से मारपीट हुई थी रात के समय। उसकी बिगड़ी हुई आदतों के चलते हम अपनी बेटी को नहीं भेजते थे उसके साथ, पर होनी को टाल नहीं पाए दरोगा जी। पिरान खो दिए मेरी हरदेई ने। माँ बेहोश पड़ी है घर में। ईसुरिया विक्षिप्तों की तरह आगे को भागी, दहाड़ मार कर कहने लगी, ओ दरोगा जी, असल बात तो। रणबीर ने बात बीच में ही रोक ली। अरे कहाँ भागी जा रही है तू? न्याय मिलेगा। उस हत्यारे को फांसी न करवाई तो मेरा नाम रणबीर नहीं। जा घर बासमती को लिवा जा। पंचनामा करा के दरोगा जी की जीप में रणबीर सादर बैठकर चले गए। पीछे गर्द गुबार धुंध में लिपटे लोग हाय हाय करते अपने अपने घरों को लौट लिए। लौटकर अपने आंगन में मैं शोक भरी औरतों के बीच बैठी रही। लग रहा था जैसे इसी घर से अर्थी उठी हो। अनेक अनबूझ सवाल अटके थे आसपास थकी पथराई आंखों में। पति पत्नी के पुण्य पावन संबंधों के नीचे विचलित चिड़िया और शक्तिमान अहेरी की संगमन। क्या औरतें पहचानती थी अहंकारी अपनेपन को? नहीं तो वे गूंगी बहरी सी उठकर क्यों चली गईं? समय बीतता गया। प्रमुख का चुनाव आ गया। रणबीर फिर उम्मीदवार थे। उन्हें दम लेने की फुर्सत नहीं थी इन दिनों। मेरे पास भी घर भीतर का बहुत काम अधिक था। सुबह से जला चूल्हा रात तक ही बुझ पाता, फिर भोजन के अलावा खाट बिस्तरों का इंतजाम। आवाजाही के चलते ब्याह सा मचा था घर में। रणबीर कहते हैं गांव का आदमी इतना भूला नहीं जितना समझा जाता है। फिर वो जो राजनीति के चक्रव्यूह भेद चुका हो, पारंगत हो, तो शहरी नेताओं को पटखनी खिला दे। एक एक प्रधान का नखरा साधना था रणबीर को। मेरे ख्याल से तहसील भर के प्रधानों ने हमारे घर आकर जुहार किया रणबीर को। चर्चा तो यहाँ तक की हुई कि अब की बार रणबीर प्रमुख के बाद एमएलए के पद के लिए खड़े होंगे। ठीक बात थी। रणबीर बड़े चतुर हैं। बोतल बीड़ी के निखालिस आधार पर नहीं टिकते। दुआ सलाम में तो कतई भरोसा नहीं है उनका। आफत विपत में काम आने वाले आदमी ठहरे। दरियापुर वाले इसीलिए उनसे बाहरे नहीं हो सके। हालांकि विपक्ष में खड़ा उम्मीदवार उनका रिश्तेदार ठहरा। कारण था उनको ग्राह के फंदे से भगवान की तरह छुड़ा लाए थे रणबीर। नहीं तो बहू ने साफ बयान दिए थे कि 20,000 नगद दहेज के कारण जलाया है मुझे। बाप बेटा फांसी के फंदे पर अटक गए होते या फिर आजन्म कारावास। रणबीर की कृपा से ही तुर्रेदार साफे का गरूर बरकरार है।
हवा इस तरह की चली कि 3 प्रत्याशी चुनाव के पहले ही घुटने टेक गए। मैदान में केवल एक बचा, वो भी लुहार का लड़का। नादान था शायद। रणवीर सुबह ही चले गए। मेरे लिए शाम को जीप भिजवा दी। घर का काम था कि सिमटने में नहीं आता था, बस किसी तरह पहुंच गई। वैसे ना भी जाती तो भी क्या अंतर पड़ता। मैंने तो यही कहा था रणवीर से, वे ही नहीं माने। कहने लगे लोग हंसेंगे कि प्रमुख जी की पत्नी प्रधान है और वोट देने नहीं आई। वोट डालकर लौट आई। रणवीर रात के समय लौटे थे। जीप की सर्चलाइट देखते ही गांव के लोग दरवाजे की ओर जुड़ाए। रणवीर सीधे बैठक में आ गए। वे बहुत थके हुए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चुचहा रही थीं। पानी लेकर पास जा पहुंची। वे चुप थे। लोग उन्हें अस्वस्थ से देखकर इधर उधर हो गए। एकांत में मैंने माथे पर हाथ फेरा तो वे अधिक गंभीर हो उठे। चेहरा दयनीय हो आया। थोड़ी देर में ही वे रेत में पड़ी मछली से तड़पने लगे। समझने को कुछ बाकी नहीं था मास साहब। मैं पराजय पर सांत्वना देने लगी। धीरज रखो, कोशिश करना तुम्हारा काम था, हार जीत तो लगी रहती है। दिलासा तो दे रही थी, लेकिन मेरा मन भी रुंध खुंद गया था। कभी उनके हाथ सहलाती, कभी पांव दबाती, भीतर से कुंडी बंद कर ली। मास साहब, ये लिखने की बात नहीं है। पति को धीरज देने का हर संभव प्रयत्न किया था मैंने। मन से मन और देह से देह मिलाकर ताप भरना चाह रही थी उनका। वे एकालाप में डूबे थे। वे कौल, वे करार, वो गंगाजली उठाकर सौगंध खाना सब भ्रम था बसमती कि धोखा। उन्हीं अंतरंग क्षणों में बाहर बतियाते देववीर का स्वर मेरे कानों पर हावी हो गया। अगर एक वोट और होता तो भैया हारते नहीं, उस लुहरवा के बराबर आ जाते। एक वोट? विश्वास नहीं कर सकी मैं। सहसा मेरे भीतर सब कुछ डांवाडोल होने लगा। ओ मेरे अग्नि देवता, ओ 7 फेरे दिलाने वाले महापंडित, ओ मेरे जननी जनक और मास साहब, आप मेरे गुरुवर। आपने मुझे दुख सुख की सहभागिनी, अर्धांगिनी, सहचरी बनाकर रणवीर की पत्नी के रूप में विदा किया था। लेकिन मैं क्या करती? अपने भीतर की ईश्वरिया को नहीं मार सकी। आपकी बसमती। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेय पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी फैसला। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी बढ़िया कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।